तो हमने पढ़ा कि ग्लूकोज 6 फॉस्फेट डिहाइड्रोजनेज डेफिशिएंसी में हेन्स बॉडीज़ बन जाती हैं, यानी तो उन हेन्स बॉडीज़ को जो है फैगोसाइट्स जो है स्प्लेनिक फैगोसाइट्स वो उनको प्लक आउट करते हैं और बाइट सेल्स बना देते हैं। तो इस फिगर में शोन है, देखें ग्लूकोज 6 फॉस्फेट डिहाइड्रोजनेज डेफिशिएंसी में आफ्टर द ऑक्सीडेंट ड्रग एक्सपोजर पेरिफेरल ब्लड स्मेयर दिखाया गया। यहाँ पे देखिए रेड सेल्स जो है ना विथ प्रेसिपिटेट्स ऑफ डीनेचर्ड ग्लोबिन shown by the supravital staining. As the splenic macrophages pluck out these inclusions, bite cells similar to the one in this smear are produced. ठीक है, तो इस तरह के हमें नज़र आएंगे बाइट सेल्स। तो इस तरह के जो सेल्स हैं ना ये ट्रैप हो जाते हैं रीसर्कुलेशन में। जब रीसर्कुलेशन हो रही होती है तो वो स्प्लीन में जाके ट्रैप हो जाते हैं और डिस्ट्रॉय हो जाते हैं बाय द फैगोसाइट्स, जिसको हम कहेंगे एक्स्ट्रा वास्कुलर हीमोलाइसिस। ठीक हो गया, क्योंकि ये स्प्लीन में हो रही है आउटसाइड द वेसल। उसके बाद अब हम आ जाते हैं क्लिनिकल फीचर्स पे। तो देखिए हीमोलाइसिस जो है ना ये टिपिकली डेवलप कर जाएगी 2 से 3 दिनों के बाद आफ्टर द ड्रग एक्सपोजर ऑफ द वेरिएबल सिवियरिटी। ठीक है, 2-3 दिन हो गए ड्रग एक्सपोजर से और फिर उसके बाद हीमोलाइसिस स्टार्ट हो जाएगी। क्योंकि जो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट डिहाइड्रोजनेज है ये एक्स लिंक्ड है, तो जो रेड सेल्स होते हैं ना अफेक्टेड मेल्स के, वो यूनिफॉर्मली डेफिशिएंट हो जाते हैं और वल्नरेबल होते हैं टू ऑक्सीडेंट इंजरी। ठीक है, मेल्स में। बाय कंट्रास्ट रैंडम इनएक्टिवेशन ऑफ 1X क्रोमोसोम इन द हेट्रोजाइगस फीमेल क्रिएट कर देगी 2 पॉपुलेशन ऑफ द रेड सेल्स, वन नॉर्मल एंड अदर G6PD डेफिशिएंट। यानी एक नॉर्मल और दूसरा जो है डेफिशिएंट होगा जब रैंडम इनएक्टिवेशन होगी एक एक्स क्रोमोसोम की। मोस्ट जो कैरियर फीमेल्स होती है ना वो अनअफेक्टेड होती हैं एक्सेप्ट फॉर दोज विथ अ लार्ज प्रोपोर्शन ऑफ द डेफिशिएंट रेड सेल्स, a chance situation known as unfavorable lionization। यानी कि इसमें कहा गया है कि मोस्ट जो हमारी कैरियर फीमेल्स होती हैं ना वो अनअफेक्टेड रहती हैं, ठीक है, लेकिन एक्सेप्ट सिवाय तब जब उनको लार्ज प्रोपोर्शन उनके जो रेड सेल्स हैं वो डेफिशिएंट हो, तो ये एक्सेप्शन है। अगर यानी कि लार्ज प्रोपोर्शन ऑफ द रेड सेल उनके डेफिशिएंट है तो फिर तो जाहिर सी बात है वो अफेक्टेड होंगी, लेकिन अगर ऐसा नहीं है तो फिर वो मोस्ट कैरियर फीमेल अनअफेक्टेड रहती हैं। इस कंडीशन में हम कहते हैं अनफेवरेबल लायनाइजेशन। ठीक है, इन द केस ऑफ G6PD A negative variant, it is mainly older red cells that are susceptible to the lysis। ठीक है, ओल्डर वाले ही टूटेंगे क्योंकि जो मैरो है वो कंपनसेट करता है फॉर द अनीमिया बाय इंक्रीजिंग इट्स प्रोडक्शन ऑफ द न्यू रेड सेल्स विथ एडिक्वेट लेवल ऑफ द G6PD। द hemolysis abates even if the drug exposure continues। क्योंकि मैरो जो है वो कंपनसेटरी रेड सेल्स की प्रोडक्शन बढ़ा रहा है। बाकी कुछ जो वेरिएंट्स होते हैं जैसे कि G6PD मेडिटेरेनियन जो कि मिडिल ईस्ट में पाए जाते हैं, वहाँ पे उनमें जो है ना द एंजाइम डेफिशिएंसी एंड द हीमोलाइसिस जो होती है उनमें ऑन द एक्सपोजर टू द ऑक्सीडेंट्स वो उनमें ज़्यादा सीवियर होती है हीमोलाइसिस। ठीक हो गया। उसके बाद अब हम आ जाते हैं पैरोसिस्मल नॉक्टर्नल हीमोग्लोबिनूरिया पे। देखिए पैरोसिस्मल नॉक्टर्नल हीमोग्लोबिनूरिया जो है ये एक हीमोलाइटिक अनीमिया है, यानी टाइप ये हीमोलाइटिक अनीमिया की ही टाइप है दैट स्टेम्स फ्रॉम द एक्वायर्ड म्यूटेशंस इन द PIGA में जो है एक्वायर्ड म्यूटेशन आ जाती है। ये एक जीन है जो कि रिक्वायर्ड होता है फॉर द सिंथेसिस ऑफ फॉस्फेटिडाइल इनोसिटोल ग्लाइकन। PIG की सिंथेसिस के लिए हमें PIGA जीन चाहिए होता है। अब ये फॉस्फेटिडाइल इनोसिटोल PIG क्या करता है, ये सर्व करता है एज ए मेम्ब्रेन एंकर फॉर मैनी प्रोटीन्स। ठीक है, उनको एंकर करके रखता है। क्योंकि जो PIGA है जीन जो है ये एक्स लिंक्ड होता है, तो नॉर्मल सेल्स जो होते हैं ना उनमें सिर्फ एक PIGA एक्टिव जीन होता है, एक ही होता है। ठीक है, तो अगर उसकी भी म्यूटेशन हो जाएगी तो सफिशेंट है कि वो PIGA की डेफिशिएंसी करवा दे क्योंकि है ही एक। ठीक हो गया। तो पैथोजेनिक जो म्यूटेशंस हैं इन द पैरोसिस्मल नॉक्टर्नल हीमोग्लोबिनूरिया वो अर्ली हेमेटोपोएटिक प्रोजेनिटर्स में होती है दैट इज़ कैपेबल ऑफ गिविंग राइज टू द रेड सेल्स, ल्यूकोसाइट एंड प्लेटलेट्स। यानी उन प्रोजेनिटर्स में ये म्यूटेशन होती है जिनसे आगे जाके ये सेल्स बनने होते हैं। प्रोजेनी ऑफ द PIGA म्यूटेटेड क्लोन लैक द एबिलिटी टू मेक द PIG टेल्ड प्रोटीन्स। उसमें ये एबिलिटी नहीं है कि PIG फॉस्फेटिडाइल इनोसिटोल ग्लाइकन टेल्ड प्रोटीन्स बनाए। ठीक है, इंक्लूडिंग सेवरल दैट लिमिट द एक्टिविटी ऑफ द कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट की एक्टिविटी को लिमिट करने वाले भी प्रोटीन्स नहीं बना पाएगी। एज अ रिजल्ट क्या होगा, जो रेड सेल्स होंगे, रेड सेल्स ड्राइव फ्रॉम द PIGA डेफिशिएंट प्रिकर्सर्स
वो इनऑर्डिनेटली सेंसिटिव होंगे टू द लाइसिस बाय द कॉम्प्लीमेंट C5b-C9 मेम्ब्रेन अटैक कॉम्प्लेक्स, ठीक है, वो उसको ईजिली डिस्ट्रॉय कर देगी क्योंकि इसमें ये PIGA डेफिशिएंट जो है प्रिकर्सर से वो रेड सेल बना है। ठीक हो गया। इसी तरह जो ल्यूकोसाइट्स है ना वो शेयर करते हैं सेम डेफिशिएंसी, लेकिन ये लेस सेंसिटिव होते हैं टू द कॉम्प्लीमेंट देन रेड सेल्स, एंड सो द रेड सेल्स जो होते हैं वो लेते हैं ब्रंट ऑफ द अटैक, ज़्यादातर, यानी कि रेड सेल्स ही अटैक होते हैं। नॉक्टर्नल हेमोलाइसिस दैट गिव्स PNH इट्स नेम occurs because the complement fixation is enhanced by the decrease in the blood pH that accompanies sleep owing to the carbon dioxide retention। यानी कि इसका नाम पैरासिस्मल नॉक्टर्नल हेमोग्लोबिन क्यों है, क्योंकि ये जो है ना कॉम्प्लीमेंट की जो फिक्सेशन हो रही है और RBC जो डैमेज हो रहे हैं, डिस्ट्रॉय हो रहे हैं ना, ये असल में हो रहा है, तब हो रहा है, ये प्रोसेस बढ़ रहा है, इनहेंस हो रहा है जब ब्लड की pH कम हो रही है, और ये सोते वक्त होता है जब कार्बन डाइऑक्साइड हम रिटेन करते हैं, तो इसीलिए ये रात के वक्त होता है। However, most जो पेशेंट होते हैं वो प्रेजेंट करते हैं लेस ड्रामेटिकली विद द अनीमिया एंड आयरन डेफिशिएंसी रिजल्टिंग फ्रॉम क्रोनिक इंट्रावास्कुलर हेमोलाइसिस। ठीक है, कुछ पेशेंट्स को ये लेस ड्रामेटिक कंप्लेन होती है अनीमिया और आयरन डेफिशिएंसी की। मोस्ट फियर्ड कॉम्प्लिकेशन जो है पैरासिस्मल नॉक्टर्नल हेमोग्लोबिनुरिया की वो है थ्रोम्बोसिस, जो कि ऑफन होती है विद इन द एब्डोमिनल वेसल्स में, जैसे कि हमारे पोर्टल वेन में और हेपेटिक वेन में। ठीक है, प्रोथ्रोम्बोटिक स्टेट जो है ना ये भी समहाउ रिलेटेड होती है टू एक्सेसिव कॉम्प्लीमेंट एक्टिविटी। जैसे एक्लूजिमाब जो है एक एंटीबॉडी है जो बाइंड करती है C5 के साथ और इनहिबिट कर देगी असेंबली ऑफ द C5b-C9 मेम्ब्रेन अटैक कॉम्प्लेक्स, इसको इनहिबिट कर देगी, ग्रेटली लेसन कर देगी, कम कर देगी इंसिडेंस ऑफ द थ्रोम्बोसिस एज वेल एज ऑफ द डिग्री ऑफ द इंट्रावास्कुलर हेमोलाइसिस भी कम हो जाएगी। एक्लूजिमाब जो है इसको इफेक्ट नहीं होता ऑन द अर्ली स्टेजेस ऑफ द कॉम्प्लीमेंट फिक्सेशन पर। ठीक है, एंड ट्रीटेड पेशेंट्स जो होते हैं ना उनको कंटिन्यू करना होता है टू हैव वेरिंग डिग्री ऑफ द एक्स्ट्रा वास्कुलर हेमोलाइसिस बिकॉज ऑफ द डिपोजिशन ऑफ द C3b ऑन द रेड सेल सरफेस। जो डिपोजिट हो चुका है वो हेमोलाइज हो जाएगा, इसीलिए इतना जल्दी इसका इफ़ेक्ट नहीं होता एक्लूजिमाब का। तो वेरिंग डिग्री ऑफ मतलब एक्स्ट्रा वास्कुलर हेमोलाइसिस हो जाएगी उन RBC पे जिन पे C3b एक्यूमुलेट हो चुका है, डिपॉजिट हो चुका है। ठीक है, लॉस ऑफ द C5b-C9 एक्टिविटी इन द पेशेंट रिसीविंग इक्विलिजिमाब पोजेस अ रिस्क फॉर निजेरिया इन्फेक्शन, इसका इनको चांसेस होता है निजेरिया का, पार्टिकुलरली मेनिंजोकोकल सेप्सिस का। तो सारे जो ट्रीटेड पेशेंट हैं उनको हमें वैक्सीनेट करना होगा अगेंस्ट द निजेरिया मेनिंजोकोकस। दैट्स इट। उसके बाद हम आ जाते हैं इम्यूनो हीमोलाइटिक अनीमिया पे। देखिए, इम्यूनो हीमोलाइटिक अनीमिया जो है ये कॉज होती है बाय हमारी एंटीबॉडीज़ से, जो कि बाइंड करती है टू द डिटर्मिनेंट्स ऑन द रेड सेल की मेम्ब्रेन्स पे। तो ये एंटीबॉडीज़ जो है ना ये अराइज कर सकती हैं स्पॉन्टेनियसली, या फिर ये इंड्यूस भी हो सकती हैं बाय एक्सोजीनस एजेंट्स, जैसे कि ड्रग्स की वजह से या केमिकल्स की वजह से। इम्यूनो हीमोलाइटिक अनीमिया जो है अनकॉमन है और ये क्लासीफाई हुई है बेस्ड ऑन दी नंबर 1 एक तो नेचर ऑफ द एंटीबॉडी पे, और दूसरा नंबर 2 प्रेजेंस ऑफ द प्री डिस्पोजिंग कंडीशंस कौन सी हैं। अब इसको हमने टेबल 12.4 में समराइज़ किया है। ये क्लासिफिकेशन है इम्यूनो हीमोलाइटिक अनीमियाज़ की। यहाँ पे है वार्म एंटीबॉडी टाइप और दूसरी है कोल्ड एंटीबॉडी टाइप। वार्म एंटीबॉडी टाइप में हमारे पास है प्राइमरी यानी इडियोपैथिक, ठीक है। दूसरी है सेकेंडरी जिसमें बी सेल नियोप्लाज्म्स आ जाता है, जैसे एग्जांपल क्रोनिक लिम्फोसाइटिक ल्यूकेमिया भी इसी की एग्जांपल है। ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स में जैसे SLE हो गया, ड्रग्स की वजह से भी हो सकता है, जैसे कि एग्जांपल अल्फा मेथाइल डोपा से पेनिसिलिन या क्विनिडीन। अब कोल्ड एंटीबॉडी टाइप वाली जो है उसमें अक्यूट है क्रोनिक। अक्यूट में हमारे पास माइकोप्लाज्मा इन्फेक्शन से हो सकता है कोल्ड एंटीबॉडी टाइप, और इन्फेक्शस मोनोन्यूक्लियोसिस से। जबकि क्रोनिक में हमारे पास जो है ना इडियोपैथिक, इसके अलावा बी सेल लिम्फोइड नियोप्लाज्म्स, फॉर एग्जांपल जैसे लिम्फोप्लाज्मासाइटिक लिम्फोमा, ठीक है, ये इसकी एग्जांपल होगी। अब जो डायग्नोसिस है ना वो डिपेंड करती है ऑन द डिटेक्शन ऑफ द एंटीबॉडीज़ एंड द एंटीबॉडीज़ पे या फिर और कॉम्प्लीमेंट्स पे ऑन द रेड सेल्स, और ये हम करते हैं बाय द डायरेक्ट कूम्स टेस्ट, जिसमें मतलब हम पेशेंट के जो रेड सेल्स होते हैं ना उनको इनक्यूबेट करते हैं एंटीबॉडीज़ के साथ अगेंस्ट द ह्यूमन इम्यूनोग्लोबुलिन या फिर कॉम्प्लीमेंट के अगेंस्ट। ठीक हो गया। पॉजिटिव टेस्ट रिजल्ट्स में ये जो एंटीबॉडीज़ होती हैं ना ये कॉज कराएंगी पेशेंट के रेड सेल्स को टू क्लम्प, यानी कि वो एग्लूटिनेट कर देगा
दूसरा है इनडायरेक्ट कूम्स टेस्ट, जो कि असेस करता है एबिलिटी ऑफ द पेशेंट सीरम टू एग्लूटिनेट टेस्ट रेड सेल्स bearing defined surface determinants can then be used to characterize the target of the antibody। यानी कि फिर इनडायरेक्ट में फिर ऐसा है कि हम असेस कर रहे हैं पेशेंट के सीरम में कितनी एबिलिटी है, सीरम की एबिलिटी कि वो एग्लूटिनेट करे, यानी पेशेंट के सीरम को हम चेक करेंगे कि वो एग्लूटिनेट करे। टेस्ट रेड सेल्स होंगे हमारे पास उनको, जिन पे सरफेस डिटर्मिनेंट्स भी अटैच होंगे, ठीक है। और फिर ये हम जो है यूज़ करते हैं टू कैरेक्टराइज द टारगेट ऑफ द एंटीबॉडी। सबसे पहले है वार्म एंटीबॉडी इम्यूनोहीमोलाइटिक एनीमिया। इस एंटिटी में जो हीमोलाइसिस है ना वो रिजल्ट करती है फ्रॉम द बाइंडिंग ऑफ द हाई एफिनिटी ऑटो एंटीबॉडीज़ टू द रेड सेल्स, जो कि फिर रिमूव हो जाएंगे फ्रॉम द सर्कुलेशन बाय द फैगोसाइट्स इन द स्प्लीन एंड एल्सवेयर। इसके अलावा इन एडिशन टू द फ्रैंक एरिथ्रोफेगोसाइटोसिस, इनकम्प्लीट कंजप्शन यानी निबलिंग ऑफ द एंटीबॉडी कोटेड जो रेड सेल्स होंगे हमारे, तो उनकी जो निबलिंग है बाय द मैक्रोफेजेस वो रिमूव कर देगी मेम्ब्रेन को और ट्रांसफॉर्म कर देगी हमारे रेड सेल्स को इनटू द स्फेरोसाइट्स, ठीक है, जो कि फिर रैपिडली डिस्ट्रॉय हो जाएंगे स्प्लीन में, जैसा कि हेरिडिटरी स्फेरोसाइटोसिस में हो रहा था। वार्म एंटीबॉडी इम्यूनोहीमोलाइटिक एनीमिया जो है ना ये कॉज होती है बाय इम्यूनोग्लोबुलिन IgG की वजह से, या फिर रेयरली IgA एंटीबॉडीज़ की वजह से, जो कि 37 डिग्री सेल्सियस पे एक्टिव होती हैं। मोर देन 60% जो है केसेस हैं वो इडियोपैथिक होते हैं यानी प्राइमरी, जबकि बाकी जो 25% है वो सेकेंडरी होते हैं टू अंडरलाइंग इम्यूनोलॉजिक डिसऑर्डर, जैसे कि SLE की वजह से, या फिर कुछ इंड्यूस होते हैं ड्रग्स की वजह से। क्लिनिकल सीवियरिटी भी उस हिसाब से वेरिएबल होगी, लेकिन जो मोस्ट जो पेशेंट्स हैं उनको क्रोनिक माइल्ड अनीमिया होगी और मॉडरेट स्प्लीनोमेगैली, और किसी को ट्रीटमेंट की भी ज़रूरत नहीं होती। मैकेनिज़्म जो है हीमोलाइसिस इंड्यूस्ड बाय द ड्रग्स जो है वो वेरी करता है और कुछ इंस्टेंसेस में पुअरली अंडरस्टूड है। ड्रग्स जैसे अब फॉर एग्जांपल अल्फ़ा मिथाइल डोपा है, तो ये इंड्यूस करवाती है ऑटो एंटीबॉडीज़ अगेंस्ट द इंट्रिंसिक रेड सेल कॉन्स्टिट्यूएंट, उसके इंट्रिंसिक कॉन्स्टिट्यूएंट के अगेंस्ट, ठीक हो गया, इन द पार्टिकुलर रेसस ब्लड ग्रुप एंटीजेंस। प्रिजमेबली द ड्रग समहाउ जो है वो अल्टर कर देगी इम्यूनोजेनिसिटी ऑफ द नेटिव एपिटोप्स, उनकी इम्यूनोजेनिसिटी को अल्टर करेगी और देयर बाय सर्कमवेंट करेगी टी सेल टॉलरेंस। यानी टी सेल टॉलरेंस का जो प्रोसेस होता है जिसमें हम अपने ओन सेल्स को जो है वो बॉडी रिकॉग्नाइज करती है कि ये हमारे ओन सेल हैं, उनको डिस्ट्रॉय नहीं करना, तो उस प्रोसेस को भी ये इंटरवीन करेगी, तो ड्रग्स वगैरह, ठीक है। अदर ड्रग्स जैसे कि पेनिसिलिन हो गई, वो हेप्टेंस की तरह एक्ट करेगी, जो इंड्यूस करेगा एंटीबॉडी रिस्पॉन्स बाय बाइंडिंग कोवलेंटली टू द रेड सेल मेम्ब्रेन प्रोटीन्स, उनके साथ कोवलेंटली बाइंड करेगा। कुछ समटाइम्स ऐसा होता है कि एंटीबॉडीज़ जो होती हैं वो जाके ड्रग को रिकॉग्नाइज़ करेंगी हमारी सर्कुलेशन में और फिर इम्यून कॉम्प्लेक्सेस बना देंगी, जो कि फिर डिपॉजिट होंगे हमारे रेड सेल्स के ऊपर। यहाँ पे ये फिक्स कर देगा कॉम्प्लीमेंट को और ऑप्सोनेंस की तरह एक्ट करेगा, जो कि या तो फिर लीड करेगा हीमोलाइसिस की तरफ, ठीक है। तो इस तरह से हीमोलाइसिस होगी। वार्म के बाद अब आते हैं कोल्ड एंटीबॉडी इम्यूनोहीमोलाइटिक एनीमिया पे। कोल्ड एंटीबॉडी इम्यूनोहीमोलाइटिक एनीमिया जो है ना ये यूजुअली होती है बाय लो एफिनिटी IgM एंटीबॉडीज़ की वजह से। वहाँ पे IgG एंड IgA था, यहाँ पे M एंटीबॉडी है। अब ये बाइंड करेगी हमारी रेड सेल की मेम्ब्रेन्स के साथ सिर्फ 30 डिग्री सेल्सियस बिलो टेम्परेचर पे, जैसा कि हमारे डिस्टल जो बॉडी पार्ट्स हैं वहाँ पे ऐसा होगा, जैसे कान, हाथ और टोज पैरों पे, और ये कोल्ड वेदर में होगा। अल्दो बाउंड IgM जो है वो फिक्स कर देगी कॉम्प्लीमेंट को, जो लेटर स्टेप्स हैं कॉम्प्लीमेंट कास्केड के वो इनएफिशिएंटली होंगे एट द टेम्परेचर लोअर देन द 37 डिग्री। अब वो इतने अच्छी तरह से 37 डिग्री से बिलो नहीं हो पाते, तो इसके नतीजे में क्या होगा, मोस्ट ऑफ द सेल्स जो है ना जो IgM के साथ बाउंड है वो पिकअप करेंगे सम C3b, लेकिन वो इंट्रावास्कुलरलाइज्ड यानी नहीं होंगे, टूटेंगे नहीं इंट्रावास्कुलरली। जब ये सेल ट्रैवल करेंगे वार्मर एरियाज़ में, तो जो वीकली बाउंड IgM एंटीबॉडी है तो फिर वो रिलीज़ होगी, लेकिन जो कोटिंग है C3b की वो रिमेन रहेगी,
ठीक है। C3b की कोटिंग जो है वो वहीं पे रहेगी, क्योंकि C3b एक ऑप्सोनिन है, तो सेल्स जो है वो फेगोसाइटोज हो जाएंगे हमारे मैक्रोफेजेस से, मेनली स्प्लीन में और लिवर में। हेंस मोस्ट केसेस में हीमोलाइसिस जो है वो मेनली कौन सी होगी, एक्स्ट्रावास्कुलर हीमोलाइसिस। बाइंडिंग ऑफ द पेंटावेलेंट IgM आल्सो क्रॉस लिंक करेगी रेड सेल्स को और कॉज करेगी उनको टू क्लम्प, यानी कि वो एग्लूटिनेट कर देंगे। स्लजिंग ऑफ द ब्लड इन द कैपिलरीज बिकॉज ऑफ द एग्लूटिनेशन ऑफन प्रोड्यूसेस रेनॉल्ड्स फिनोमेना, ठीक है, इन द एक्सट्रीमिटीज ऑफ द अफेक्टेड इंडिविजुअल। कोल्ड एग्लूटिनेट्स जो है वो समटाइम्स आल्सो अपीयर होती हैं ट्रांजिएंटली ड्यूरिंग द रिकवरी फ्रॉम द नमूनिया, जो कि माइकोप्लाज्मा की वजह से नमूनिया होता है, तब भी ऐसा प्रोड्यूस होता है। एंड इन्फेक्शन मोनोन्यूक्लियोसिस में भी ऐसा होता है, प्रोड्यूसिंग माइल्ड अनीमिया ऑफ लिटिल क्लिनिकल इम्पॉर्टेंस। मोर इम्पॉर्टेंट क्रोनिक फॉर्म जो है ऑफ द कोल्ड एग्लूटिनेट हेमोलाइटिक अनीमिया वो होती हैं इन एसोसिएशन विद सर्टेन बी सेल न्यूप्लाज्म्स या फिर एज एन आइडियोपैथिक कंडीशन, ठीक है। तो इन कंडीशन में भी ऐसा क्रोनिक फॉर्म ऑफ द कोल्ड एग्लूटिनेट हेमोलाइटिक अनीमिया होती है। उसके बाद अब हम आ जाते हैं हीमोलाइटिक अनीमिया रिजल्टिंग फ्रॉम मैकेनिकल ट्रॉमा टू द रेड सेल्स। देखिए हीमोलाइसिस हमारे रेड सेल्स की होती है क्योंकि उनका एक्सपोजर होता है टू एबनॉर्मल मैकेनिकल फोर्सेस, जो कि 2 मेजर सेटिंग्स में होता है। क्लिनिकली सिग्निफिकेंट जो है ट्रॉमेटिक हीमोलाइसिस जो है ना, ये समटाइम प्रोड्यूस होती है बाय जब हमारा डिफेक्टिव कार्डियक वाल्व प्रोसेसेस हो, ठीक है, जो क्रिएट क्या करेगा, सफिशेंटली टर्बुलेंट ब्लड फ्लो प्रोड्यूस होगा टू शेयर द रेड सेल्स। द ब्लेंडर इफेक्ट, ठीक है, जैसे हम ब्लेंडर में कोई चीज़ डालते हैं तो उसके जो ब्लेंडर के जो ब्लेड्स होते हैं वो एक डिफेक्टिव कार्डियक वाल्व इसी तरह एक्ट करता है और वो रेड ब्लड्स को सेल्स को जब टर्बुलेंट ब्लड फ्लो प्रोड्यूस होगा और उसको शेयर कर देगा, तोड़ देगा, हीमोलाइसिस करवा देगा। मोर कॉमनली ये जो है ना होता है इंसिडेंटली ड्यूरिंग एन एक्टिविटी इन्वॉल्विंग रिपीटेड फिजिकल पाउंडिंग ऑफ वन और मोर बॉडी पार्ट्स, जैसे मैराथन रेसिंग में, कराटे में, चॉपिंग, बोंगो ड्रमिंग, ठीक है, इस तरह की फिजिकल एक्टिविटीज़ जब एक्सट्रीम किस्म की होती हैं तब ये हेमोलाइसिस होगी, ठीक है। माइक्रोएंजियोपैथिक हेमोलाइटिक अनीमिया जो है ना, ये ऑब्जर्व की गई है इन द पैथोलॉजिक स्टेट्स इन विच जो है हमारी जो स्मॉल वेसल्स होती हैं वो हमारी पार्शियली ऑब्स्ट्रक्ट हो जाती हैं या फिर नैरो हो जाती हैं किसी लेजन की वजह से, जो प्री डिस्पोज कर देती है हमारे पासिंग रेड सेल्स को टू द मैकेनिकल डैमेज। तो ये भी मैकेनिकल ट्रॉमा माइक्रोएंजियोपैथिक हेमोलाइटिक अनीमिया में भी होगा, ठीक है। किस तरह वो हमने देखा। द मोस्ट फ्रीक्वेंट ऑफ दिस कंडीशन जो है उसमें हमारा है DIC, डायसेमिनेटेड इंट्रावास्कुलर कोगुलेशन, जिसमें हमारी जो वेसल्स होती हैं ना वो नैरो हो जाती हैं। क्यों होती हैं? क्योंकि इंट्रावास्कुलर डिपोजिशन हो जाती है फिब्रिन की। बाकी कॉजेज माइक्रोएंजियोपैथिक हेमोलाइटिक अनीमिया में जो है उसमें आ जाता है मैलिग्नेंट हाइपरटेंशन, SLE आ जाता है, थ्रोम्बोटिक थ्रोम्बोसाइटोपेनिक पर्प्यूरा, हेमोलाइटिक यूरेमिक सिंड्रोम एंड डायसेमिनेटेड कैंसर। मैकेनिकल फ्रेगमेंटेशन रेड सेल्स की यानी कि शिस्टोसाइटोसिस जो है वो लीड करती है टू द अपीयरेंस ऑफ कैरेक्टरिस्टिक बर सेल्स। बर सेल्स बन जाएंगे हेलमेट सेल्स एंड ट्रायंगल सेल्स, ठीक है। ये पिक्चर होगी पेरिफेरल ब्लड स्मीयर में। तो फिगर में देखिए इसमें शोन है माइक्रोएंजियोपैथिक हेमोलाइटिक अनीमिया पेरिफेरल ब्लड स्मीयर। स्पेसिमेन जो है ये पेशेंट से लिया गया है जिसको हेमोलाइटिक यूरेमिक सिंड्रोम है और इसमें सेवरल फ्रेगमेंटेड रेड सेल्स दिखाए गए हैं, ठीक हो गया। ऑल्दो माइक्रोएंजियोपैथिक हेमोलाइसिस जो है ये यूजुअली मेजर क्लिनिकल प्रॉब्लम नहीं है इन एंड ऑफ इटसेल्फ, ये जो है ना ये पॉइंट करती है टू सीरियस अंडरलाइंग कंडीशन की तरफ। उसके बाद अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट टॉपिक जो कि है मलेरिया। ये एस्टिमेट हुआ है कि मलेरिया जो है ना ये इफेक्ट करता है 500 मिलियंस को और ये किल कर रहा है मोर देन 1 मिलियन पीपल हर साल और बना रहा है इसको वन ऑफ द मोस्ट सीरियस एफ्लिक्शंस ऑफ द ह्यूमंस। मलेरिया इंडेमिक है एशिया में, अफ्रीका में, लेकिन विद इट्स वाइड स्प्रेड जेट ट्रैवल केसेस आर नाउ सीन ऑल ओवर द वर्ल्ड। ये कॉज होता है बाय वन ऑफ द 5 टाइप ऑफ द प्रोटोजा, 5 होते हैं, ठीक है। ऑफ दीज द मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है हमारे पास है प्लाज्मोडियम फैल्सीपैरम, जो कि टर्टियन मलेरिया करवाता है, फैल्सीपैरम मलेरिया जिसको कहते हैं, और ये डिसऑर्डर है विद द हाई फर्टेलिटी रेट, डेथ रेट, ठीक है। बाकी जो 4 स्पीशीज़ है उसमें है प्लाज्मोडियम की जो है वो इन्फेक्ट करती है ह्यूमंस को, उसमें प्लाज्मोडियम मलेरिया है, प्लाज्मोडियम विवेक्स, प्लाज्मोडियम नॉलेसी एंड प्लाज्मोडियम ओवेल। ये रिलेटिवली बिनाइन डिजीज़ करवाते हैं।
सारी जो फॉर्म्स हैं वो ट्रांसमिट होती हैं बाय बाइट ऑफ फीमेल एनोफिलिस मॉस्किटो की वजह से, एंड ह्यूमंस आर द ओनली नेचुरल रिजर्वायर। ठीक है, अब इसकी पैथोजेनेसिस पे आते हैं। तो लाइफ साइकिल हमारे जो प्लाज्मोडिया का है वो कॉम्प्लेक्स है। इस फिगर में लाइफ साइकिल शोन है प्लाज्मोडियम फैल्सीफेरम का। जैसे ये मॉस्किटो जो है ना वो फीड करता है ह्यूमन ब्लड पे, तो जो स्पोरोजाइट्स हैं वो इंट्रोड्यूस हो जाते हैं फ्रॉम द सलाइवा, एंड विद इन फ्यू मिनट्स ये इन्फेक्ट कर देते हैं हमारे लिवर सेल्स को, हेपेटोसाइट्स को। ठीक है, यहाँ पे जो पैरासाइट्स हैं ये मल्टीप्लाई करता है रैपिडली टू फॉर्म शिजोन कंटेनिंग थाउजेंड्स ऑफ मीरोजाइट। ठीक है, शिजोन बना देगा यहाँ पे जिसमें थाउजेंड्स ऑफ मीरोजाइट्स पड़े होंगे। फिर आफ्टर अ पीरियड ऑफ डेज टू सेवरल वीक्स के बाद, जो वेरी करता है प्लाज्मोडियम की स्पीशी पे, उतने दिनों के बाद इन्फेक्टेड जो हमारा जो हेपेटोसाइट है ना ये रिलीज़ कर देगा मीरोजॉइट्स को, जो कि क्विकली हमारे रेड ब्लड सेल्स को जाके इन्फेक्ट करेंगे ये मीरोजॉइट्स। ठीक है, उसको रिलीज़ किया, उसने इसको इन्फेक्ट किया। इंट्रा एरिथ्रोसाइटिक पैरासाइट्स जो हैं आइदर कंटिन्यू एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन टू प्रोड्यूस मोर मीरोजाइट्स, या फिर ये गिव राइज देंगे टू द गेमिटोसाइट। ठीक है, यानी कि अब ये दो पाथवेज एक्वायर कर सकता है, और अगर गेमिटोसाइट बन जाएगा तो ये गेमिटोसाइट कैपेबल है ऑफ इन्फेक्टिंग द नेक्स्ट हंग्री मॉस्किटो। ठीक हो गया। ड्यूरिंग द एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन द रेड सेल, ईच ऑफ द 4 फॉर्म्स ऑफ द मलेरिया डेवलप्स इनटू द ट्रोफोजाइट्स। इसमें से ट्रोफोजाइट्स बनते हैं। ठीक है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ट्रोफोजाइट बनेगा, ये रिंग ट्रोफोजाइट है, फिर ये यहाँ पे शिजोन। और ठीक है, और हर जो ट्रोफोजाइट है ना वो एसेक्सुअल फेज जब कंप्लीट होगा तो ट्रोफोजाइट जो है ना वो राइज देंगे न्यू मीरोजाइट्स को, जो कि फिर स्केप करेंगे बाय लाइजिंग द रेड सेल्स। ठीक है, रेड सेल लाइज होगा और फिर ये रिलीज हो जाएंगे। फैटल जो है वो फैल्सीपेरम मलेरिया जो है ना वो ऑफन इन्वॉल्व करता है हमारी स्मॉल वेसल्स ब्रेन की। ये कॉम्प्लिकेशन है जिसको हम कहते हैं सेरिब्रल मलेरिया। नॉर्मली जो रेड सेल्स है ना वो बियर करते हैं नेगेटिवली चार्ज सर्फेसेस, जो इंटरेक्ट करता है पुअरली विद द एंडोथेलियल सेल्स, क्योंकि उनको नेगेटिव चार्ज होता है। इन्फेक्शन ऑफ द रेड सेल विद द प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम इंड्यूसेस द अपीयरेंस ऑफ द पॉजिटिवली चार्ज सरफेस नॉब्स। ठीक है, जब फैल्सीपेरम का इन्फेक्शन हो गया तो अब रेड सेल पे पॉजिटिवली चार्ज सरफेस नॉब्स आ जाएंगी, जिनमें पैरासाइट इनकोडेड प्रोटीन्स होती हैं जो कि बाइंड करती हैं टू अडेजन मॉलिक्यूल एक्सप्रेस्ड ऑन द एक्टिवेटेड एंडोथेलियम। अब ये एंडोथेलियम पे अट्रैक्ट होगा और बाइंड करेगा, अडेयर करेगा। सेवरल एंडोथेलियल सेल अडेजन मॉलिक्यूल इंक्लूडिंग इंट्रासेलुलर अडेजन मॉलिक्यूल ICAM1 जो है ये अपीयर होता है टू मीडिएट दिस इंटरेक्शन, जो कि लीड करेगा टू द ट्रैपिंग ऑफ द रेड सेल्स इन द पोस्ट कैपिलरी वेन्यूल्स में। ये इनफॉर्चुनेट है कि माइनॉरिटी ऑफ द पेशेंट जो है, जिनमें बच्चे भी जो आ जाते हैं, उनमें जो मैनी जो बच्चे हैं उनमें ये प्रोसेस इन्वॉल्व करता है हमारी सेरिब्रल वेसल्स को, जो कि फिर इंगोज हो जाती हैं और ऑक्लूड हो जाती हैं। उसके बाद अब हम आ जाते हैं मॉर्फोलॉजी पे। देखिए, रेड सेल्स जो है, रेड सेल ट्रोफोसाइट्स फ्रॉम ईच प्लाज्मोडियम स्पीशी हैव अ समवट डिस्टिंक्टिव अपीयरेंस है उनको, जो अलाउ करती है एक्सपर्ट ऑब्जर्वर को टू डिटरमाइन विच स्पीशी इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर एन इन्फेक्शन फ्रॉम एग्जामिनेशन ऑफ अप्रोप्रिएटली स्टेन्ड थिक स्मीयर्स ऑफ पेरिफेरल ब्लड। ठीक है, तो हर स्पीशी का जो ट्रोफोसाइट है वो डिफरेंट होगा, तो वो ईजिली आइडेंटिफाई हो सकता है स्मीयर में। डिस्ट्रक्शन रेड सेल्स की जो है वो जाहिर सी बात है हीमोलाइटिक अनीमिया करवाएगी with its attendant features and the laboratory findings. Characteristic brown malarial pigment जो है ना जो ड्राइव होता है फ्रॉम द हीमोग्लोबिन, उसको हम कहते हैं हेमेटिन। हेमेटिन जो है ये रिलीज़ होता है, तो हेमेटिन की बात कर रहे थे। हेमेटिन जो है ना ये रिलीज़ होता है रप्चर्ड रेड सेल से, और ये प्रोड्यूस करता है डिस्कलरेशन स्प्लीन की, लिवर की, लिम्फ नोड्स की और बोन मैरो। एक्टिवेशन ऑफ डिफेंस मैकेनिज्म इन द होस्ट लीड टू मार्क्ड हाइपरप्लेजिया ऑफ द मोनोन्यूक्लियर फैगोसाइट्स। ठीक है, जो डिफेंसिव मैकेनिज्म में अब इनकी हाइपरप्लेजिया होगी तो प्रोड्यूस क्या होगा, मैसिव स्प्लीनोमेगैली एंड ओकेजनली हेपेटोमेगैली भी होगी। अब हम आ जाते हैं क्लिनिकल फीचर्स पे। तो शॉवर्स ऑफ द न्यू मीरोजाइट्स जो है वो रिलीज़ होते हैं हमारे रेड सेल्स से एट द इंटरवल ऑफ अप्रोक्सीमेटली 24 घंटों के बाद ऑफ द प्लाज्मोडियम नोलेसी। ठीक है,
जबकि 48 घंटों के बाद प्लाज्मोडियम विवेक्स से, ओवेल से और फैल्सिपेरम, और 72 आवर्स के बाद बाय प्लाज्मोडियम मलेरिया। तो इनका जो ये टाइम पीरियड है ना रेड सेल से रिलीज़ होने का, तो ये इंपॉर्टेंट है, याद करना है, क्योंकि जो क्लिनिकल फीचर्स हैं वो इसके रिलीज़ से ही रिलेटेड होते हैं। एपिसोडिक जो शेकिंग है, चिल्स एंड फीवर को इंसाइड करेंगे विथ इट्स रिलीज़। ठीक हो गया, ये सिम्टम इसके रिलीज़ से की वजह से होते हैं। हीमोलाइटिक अनीमिया जो है ना ऑफ द वेरिंग सीवियरिटी, ये कांस्टेंट फीचर होता है। सेरेब्रल मलेरिया मैंने आपको बताया वो प्लाज्मोडियम फैल्सिपेरम के साथ एसोसिएटेड है और ये रैपिडली प्रोग्रेसिव होता है, कन्वर्जेंस होती है, कोमा एंड डेथ जो है वो यूजुअली 10 दिनों से हफ्तों में हो जाती है। फॉर्चुनेटली जो प्लाज्मोडियम मलेरिया है मोर ऑफन परस्यूज अ क्रोनिक कोर्स दैट मे बी पंक्चुएटेड एट एनी टाइम बाय ब्लैक वाटर फीवर। ठीक है, मतलब फैल्सिपेरम मलेरिया का अगर और भी क्रोनिक टाइम लग गया, क्रोनिक कोर्स हुआ, तो उससे ब्लैक वाटर फीवर आगे जाके डेवलप करेगा। द ट्रिगर इज ऑब्सक्योर फॉर दिस अनकॉमन कॉम्प्लिकेशन विच इज़ एसोसिएटेड विद मैसिव इंट्रावास्कुलर हीमोलाइसिस होगी, हीमोग्लोबिनीमिया, हीमोग्लोबिन यूरिया एंड जॉन्डिस। विद एप्रोप्रिएट कीमोथेरेपी प्रोग्नोसिस जो है ना फॉर द पेशेंट विद मोस्ट फॉर्म्स ऑफ द मलेरिया इज़ गुड। हाउएवर फैल्सिपेरम जो मलेरिया है ना ये होता जा रहा है डिफ़िकल्ट टू ट्रीट, क्योंकि इसमें इमरजेंस हो रही है ड्रग रेजिस्टेंट स्ट्रेन्स की, क्योंकि जो पोटेंशियली सीरियस कॉन्सिक्वेंसेस है ऑफ द डिजीज़। सॉल्यूशन इज़ इनइफेक्टिव वैक्स। हमने बात की कि क्योंकि पोटेंशियली सीरियस कॉन्सिक्वेंसेस हो रहे हैं इस डिज़ीज़ के, तो अर्ली डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट जो है ना ये इंपॉर्टेंट होते हैं। अल्टीमेट जो सॉल्यूशन है वो है इफेक्टिव वैक्सीन, जो कि लॉन्ग शॉट है लेकिन स्टिल इल्यूसिव है। समरी पे आ जाते हैं, तो हमने हीमोलाइटिक अनीमियाज़ पढ़ी, यहाँ पे हमारी हीमोलाइटिक अनीमियाज़ ख़त्म हो रही है, तो उसकी समरी देख लेते हैं। सबसे पहले हमने हेरिडिटरी स्क्लेरोसाइटोसिस इस यूनिट में पढ़ा। इसमें हमने कहा कि ये ऑटोसोमल डोमिनेंट डिसऑर्डर होता है, जो कि म्यूटेशन की वजह से होता है, जो रेड सेल की मेम्ब्रेन के स्केलेटन में है म्यूटेशन, जिसकी वजह से मेम्ब्रेन लॉस हो रहा है और इवेंचुअल कन्वर्जन हो रही है रेड सेल्स की टू द स्फेरोसाइट्स बन रहे हैं, जो कि फिर फैगोसाइटोज हो जा रहे हैं और स्प्लीन से रिमूव हो रहे हैं, और ये मैनिफेस्ट हुआ है बाय अनीमिया स्प्लिनोमेगैली। फिर हमने सिकल सेल एनीमिया देखी, ये ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर होता है, जो कि म्यूटेशन की वजह से हो रहा है इन द बीटा ग्लोबिन, जो कॉज करवा रही है डीऑक्सीजनेटेड हीमोग्लोबिन को टू सेल्फ एसोसिएट इनटू द लॉन्ग पॉलीमर्स, और वो जो प्रेसिपिटेशन हो रही है पॉलीमर्स